केमिस्ट्री वाले सर, स्वागत करते हैं आपका। ये अमाइंस का पार्ट 3 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था मैं नीट के। अप्रोक्सीमेट 90% कवरेज एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड ही था, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ 11th क्लास एल्केन एल्किन एल्काइन बेंजीन जीओसी आप सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सप्लोर कर लें जितना आपको पॉसिबल कर पाएंगे, चाहे आप आईटी के क्वेश्चन लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप एंट्री करेंगे 12th में तो एनसीईआरटी के अलावा कहीं भी जाने की कोशिश ना करें। तो जी, तो टोटल 6 रिएक्शंस में हमारी 3 रिएक्शन हो गई थी। अब हमारा है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको आप लोग आइसो साइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक KOH फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल अमाइन विच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंसेस। RNC की बात कर रहा है। तो प्राइमरी अमाइन हुआ, चाहे एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। अब ये जो प्राइमरी अमाइन है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, इसको आप 3KOH बेसिक मीडियम हो गया, और उसने कहा है क्या कि मुझे यहाँ इथेनोलिक इथेनोलिक एल्कोहलिक KOH की रिक्वायरमेंट है प्लस क्लोरोफॉर्म। तो सिंपल अगर ट्रिकी मेथड से सीखना चाहें तो जितने Cl उतने K, जितने H उतने OH है। तो बस फाइनल आपके पास बच क्या गया है, C। तो आपके पास RNC बनेगा जो कि एक आइसोसाइनाइड है, जो कि एक आइसोसाइनाइड है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जब लिख ही दिया कि ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस है, टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइंस है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन इस रिएक्शन को शो नहीं करते, करेंगे कैसे? जी ना, मुझे RNC बनाना है, तो N का पेट तो वैसे ही भर गया, वैलेंसी बना बना कर 4, तो 2 R तो वैसे भी सक्सेसफुली यहाँ काम कर ही नहीं सकते। इसको हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, और ये प्राइमरी अमाइन की टेस्टिंग में काम आता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। बिल्कुल नया भी तो है, नया भी तो है। एक इस क्लोरोफॉर्म को देखिए आप, ठीक है, इस क्लोरोफॉर्म को देखिए आप, साथ में बेस देख लें। क्लोरोफॉर्म का प्रोटॉन उड़ाना आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि जैसे ही किसी सब्सटेंस का प्रोटॉन निकलता है, जैसे ही किसी कंपाउंड का प्रोटॉन निकलता है, और उसने फर्दर अगर एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना लिया, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बना लिया, अगर उसने स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन कर लिया, तो मान के चले कि उस एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, उस एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म तो CCl3 बनाकर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग करता ही करता है, आप चेक कर ले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई क्लोरोफॉर्म लूजेस इट्स प्रोटॉन। ये लो जी, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई है। इस पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के होने से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होने से इसके अंदर स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो जैसे ये H और ये OH बाहर जाएगा, तो आपके पास क्लोरोफॉर्म H डोनेट करके CCl3 और फिर एक क्लोराइड K के साथ, कुल मिलाकर माइनस वाटर हुआ, माइनस KCl हुआ। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एसिड बेस रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। फिर आपके पास एक CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन। इस डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट का, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट का जब अटैक होएगा इस लुईस बेस पर, इस लुईस बेस पर, तो जो आपके पास स्पीसीज बनती है, नाइट्रोजन ने अपना लोन पे डोनेट किया कार्बन को, पहली रिएक्शन यही थी एसिड बेस रिएक्शन। यहां 2 Cl है, यहां आपके पास HH है, तो कुछ बेस इसका ड्राइविंग फोर्स बनकर उसको RNC की तरफ धकेल देगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देखता हूं तो कहीं भी मुझे आइसोसाइनेट टेस्ट के बारे में ये नहीं मिलता कि इसका इंटरमीडिएट कौन है, क्योंकि नीट का मैक्सिमम फोकस एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पे रहता है। ठीक है जी। अब रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड की बात कर ले, ये हमारी 5वीं रिएक्शन है, ये हमारी 5वीं रिएक्शन है। तो 3 classes of amines react differently with nitrous acid.
विच इज प्रिपेयर्ड इन C2। ये हमेशा का रूल है जब भी आप बात करें किसके बारे में, HNO2, तो इसको बनाने के लिए HCl और NaNO2 का रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो ये आपका HNO2 बन गया। क्योंकि HNO2 को ऑन स्पॉट बनाना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज ये लेबोरेटरी में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी डिसप्रोपोर्शनेशन भी करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने सीखा हुआ है। ये जो HNO2 बना, ये जो HNO2 बना नाइट्रस एसिड, इस नाइट्रस एसिड की रिएक्शन का एक सिंपल ट्रिक आप सीखना चाहें प्राइमरी अमाइंस के साथ, प्राइमरी अमाइंस के साथ, तो बड़ा सिंपल वे है। अगर आप देखें तो वाटर का एलिमिनेशन, नाइट्रोजन का एलिमिनेशन, और इसका जो प्रोडक्ट है वो एल्कोहल बन गया है। तो इसका एल्कोहल बन गया है। क्या कह रहे हैं जी, 3 क्लासेस ऑफ अमाइन रिएक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, रिएक्ट डिफरेंटली, डिफरेंटली देगा ये प्राइमरी अमाइन के बारे में सिर्फ, विद नाइट्रस एसिड विच इज प्रिपेयर्ड इन C2 फ्रॉम अ मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट। Primary aliphatic amine react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt, which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohol, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट्रोजन क्वांटिटेटिवली। और नाइट्रोजन को अगर हम वॉल्यूम मेजर करके मोल मेजर कर लें तो हम बता सकते हैं कि प्राइमरी अमाइन कितना था और कौन सा था। Quantitative evolution of nitrogen is used in the estimation of amino acid and protein। अब इसको भी यूं समझ लें, ये अमाइनो एसिड है, इसका रिएक्शन HNO से हुई, ठीक है जी, और ये नाइट्रोजन निकलेगा, ये नाइट्रोजन निकलेगा, ये वाटर निकलेगा, और यहाँ OH आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा सा चेक कर लें कि RNH2 HNO2 NaNO2 HCl है, RN2Cl बना, इसके बारे में मैं आपको पूरी खबर दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जैसे ही HONO बनता है, मीडियम एसिडिक था, ये प्रोटॉन यहां अटैक करेगा क्योंकि इसको और सुटेबल प्लेस कहीं दिख ही नहीं रहा। तो जैसे ही ये एसिड बेस पर अटैक करेगा तो इस ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, या पॉजिटिव ही आएगा, नॉट पार्शियल पॉजिटिव। तो इस वाटर का यहां से एलिमिनेशन इजी हो जाएगा। जैसे ही वाटर निकलेगा यू गेट नाइट्रोसोनियम, और जब ये नाइट्रोसोनियम, जब ये नाइट्रोसोनियम एज इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, अब देखिए चांसेस क्या बने, चांसेस क्या बने, चांसेस बने NN बॉन्ड के बनने के। फिर कहानी डिपेंड करती है, फिर सारी की सारी बात इस पे डिपेंड करती है कि इससे जुड़ा हुआ एल्काइल या अराइल अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना गया, अगर एल्काइल या अराइल स्टेबल कार्बोकेटाइन बना गया तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन पाया, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन पाया, तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़ी सिंपल सी कहानी है कि R की जगह अगर AR होगा तो वो उसी फॉर्म में टिका रहेगा जैसा कि मैं आपको यहां अगर एनिलीन लिख के बता दूं, वही नाइट्रोसोनियम का अटैक हो जाए C6H5N, यहां H कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO, ये जब रिमूवल ऑफ वाटर होएगा तो बेंजीन डाइजोनियम एलिफेटिक से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जबकि एरोमेटिक से कार्बोकेटाइन का बनना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये जो बना हुआ है ना फिनाइल कार्बोकेटाइन, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता, वो रेजोनेंस में नहीं जा पाता। तो बड़ी सिंपल वे में चलते हैं जी। एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कोल्ड कंडीशन है to form diazonium salt, a very important class of compound used for synthesis of a variety of aromatic compounds, जो हम 13.7 इसी चैप्टर के एंड में बात करेंगे कि हम BDC से क्या क्या बना सकते हैं। तो ये भाई साहब एनिलीन है हमारे, ये NaNO2HCl है, ये BDC है, ये NaCl वाटर निकला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड इन अ डिफरेंट मैनर। वो बस लिख के चला गया तो कभी भी एग्जाम का पार्ट बनता नहीं है।
लेकिन आपको लगता है कि कहीं एग्जाम का पार्ट बनता हो, तो बड़े सिंपल सी बात है, लिख के देख लो। ये R2NH है, यहाँ HONO है। और मैं हमेशा बोलता हूं, हमारा जो नाइट्रस एसिड और मोकाटेरियन है, उसको जब H डोनेट करने वाला कुछ सब्सटेंस मिलेगा तो ये अपना OH डोनेट करेगा। ये लो जी, N नाइट्रोसो सेकेंडरी अमाइन। लेकिन जब टर्शरी यहां तो कुछ भी नहीं है ना, तो फिर एसिड बेस रिएक्शन ही रुक जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन ही रुक जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन ही रुक जाएगी। बात बड़ी सिंपल है। ये मेरे पास N नाइट्रोसो 2 डिग्री, ठीक है जी। तो जी आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। अब आप हिंसबर्ग रिएजेंट पे आ गए हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, which is also known as Hinsberg reagent, reacts with primary and secondary amine to form the sulfonamide। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो भी क्या पूछा जाता है मैं बताता हूं भी आपको। सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के फॉर्मूले को आप गलती से भी ना भूलें। ये हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज अ हिंसबर्ग। पहला क्वेश्चन तो यही फाइनल कर दिया हमने एग्जाम के लिए। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन टू फॉर्म द सल्फोनामाइड। इसका मतलब प्राइमरी से रिएक्शन है, सेकेंडरी से रिएक्शन है, टर्शरी के साथ इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो भाई, एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन आप ले, यहां आप बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिख ले, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिख ले। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में जो Cl है, जैसे एसिड डेरिवेटिव्स में होता है ना, लिविंग ग्रुप है, और ये जो लिविंग ग्रुप है यहां से प्रोटॉन का एलिमिनेशन करवाएगा। तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसको एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बोल दिया गया है। लेकिन जिस बात की तरफ मेरा फोकस है, ध्यान है, अभी भी इस सल्फोनामाइड पर, अभी भी इस सल्फोनामाइड पर, नाइट्रोजन पर क्या पड़ा है जी? प्रोटॉन पड़ा हुआ है। और ये प्रोटॉन का निकलना, इस प्रोटॉन का निकलना, इस प्रोटॉन का निकलना बेसिक मीडियम में इजी है। इस प्रोटॉन का निकलना बेसिक मीडियम में इजी है। इस प्रोटॉन का निकलना बेसिक मीडियम में इजी। दैट्स व्हाई ये जो मैं आपको सल्फोनामाइड बना के बता रहा हूं, इट इज सोल्यूबल इन द एल्कलीज। ये एल्कलीज में, बेस में आराम से घुल जाता है। ये एल्कलीज में आराम से घुल जाता है, ठीक है जी। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, which is also known as Hinsberg, reacts with primary secondary amine to form sulfonamide. The reaction of benzene sulfonyl chloride with primary amine yields N-ethyl benzene sulfonyl amide। N-ethyl बेंजीन सल, जैसे एसिड का नाम देते हो ना, एसिड से उसके अमाइड का नाम देते हो, वैसे इस सल्फोनिक एसिड के अमाइड का नाम भी दोगे, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सबसे खास बात, ये बेस में घुलेगा क्योंकि इसका खुद का नेचर एसिडिक है। और आप ढेरों बार पढ़ते हैं, जितने भी आपके पास अमाइड्स हैं, जितने भी आपके पास, तो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जैसा कि अमाइड्स में होता है। अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। जो अमाइड्स हमारे पास हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। अमाइड्स हमारे पास एम्फोटेरिक नेचर के हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो है सल्फोनाइल। और हमेशा का रूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इतने ज्यादा और अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, इतने ज्यादा और अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, उतना ही एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है जी। इन द रिएक्शन विद सेकेंडरी अमाइन, एन डाइइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, यहां से HCl। तो भाई इस पर अब किसी भी हालत में कोई H बचा नहीं। जब इस पर H ही नहीं बचा, तो ये अब इनसोल्यूबल इन एल्कलीज। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये पेपर का इंपॉर्टेंट पार्ट बनता
है कि प्राइमरी अमाइन रिएक्ट कर रहा है तो सोल्यूबल इन एल्कलीज और बेस है। अगर सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहा हूं तो रिएक्ट तो कर रहा है लेकिन वो फर्दर बेस में सोल्यूबल नहीं है, बेस में सोल्यूबल नहीं है। लो जी, सिंस एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड doesn't contain any hydrogen atom to the nitrogen atom, it is not acidic and hence insoluble in the alkalis, hence insoluble in the alkalis। टर्शरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट, भाई एच ही नहीं है उस पर, विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। This property of amine reacting with benzene sulfonyl chloride in a different manner is used for the distinction of primary, secondary, tertiary amine। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया, how can you differentiate the, how can you separate out the primary, secondary, tertiary amines? तो आपका आंसर आएगा with the use of हिंसबर्ग reagent। और आजकल तो हिंसबर्ग reagent का हम एक alternate और बना के बैठे हैं। पैराटोलुइन, पैराटोलुइन, सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी मेन इस पार्ट को, इस पार्ट को SO2Cl, SO2Cl पार्ट को बेंजीन रिंग पे रहना बड़ा जरूरी है। क्या लिखा है? ऑल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस। हाउएवर these days benzene sulfonyl chloride is replaced by paratoluene sulfonyl chloride। ये जी बिल्कुल सिंपल बात है। तो अब चलते हैं जी एक बहुत फेवरेट रिएक्शन पे, और जैसे ही खत्म करेंगे एक फाइनल 5 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का रिव्यू देंगे आपको। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब हम देख लें एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बार चेक कर लें हुआ क्या। जब आप एनिलीन बनाते हैं ना, उसके अंदर जब आप रेजोनेंस शो करेंगे तो रेजोनेंस शो करने में ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया, फिर पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आया, अगेन ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आया। कुल मिलाकर जो आपका रिजल्ट निकला, जो एनिलीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। जो एनिलीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने की वजह से, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने की वजह से जितने भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे वो ऑर्थोपैरा पोजीशन पे ही करने वाले हैं। वी हैव रीड अर्लियर दैट एनिलीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स, वो ठीक है हमने बनाई अभी। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? योर ऑर्थोपैरा पोजीशन टू द NH2 group becomes centers of high electron density। Thus NH2 group is ortho and para directing and a powerful activating group, powerful activating group। जितना आपने पूरी 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में बेंजीन क्लोरोबेंजीन फिनोल पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर शो करता है। तो हम कुछ करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, लाइक ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एटसेट्रा। चलो जी ब्रोमिनेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। खास बात देखिए आप, रूम टेम्परेचर, बस इसी से आपको मैसेज चला जाएगा कि ये जो एनिलीन का NH2 है कितना खतरनाक, कितना ज्यादा एक्टिवेटर ग्रुप है, कितना ज्यादा एक्टिवेटर ग्रुप है। जी कितना ज्यादा एक्टिवेटर ग्रुप है। चलिए तो हुआ क्या, एनिलीन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये एनिलीन हुआ, ये आपके पास ब्रोमीन हुआ, इसकी 2,4,6 पोजीशंस ब्रोमीन ने लोकेट कर ली है खुद के लिए, और ब्रोमोनियम आयन यहां बना हुआ है। अब ये है मेन प्रॉब्लम क्या है, इसकी मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है उसको थोड़ा हम सुन लेते। मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड during electrophilic substitution reaction of aromatic amines, particularly amines, is that of their very high reactivity, जिसको मैं बार बार आपको हाईलाइट करवा रहा हूं,
एक बड़ा ही ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन टेंड्स टू अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है, अच्छी बात हम जानते हैं। इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव, हाउ कैन द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप बी कंट्रोल्ड? सिंपल है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें। दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द एनिलीन ग्रुप बाय acetylation with the acetic anhydride, then carrying out the desired substitution followed by hydrolysis of substituted amide to the substituted amide to the substituted amine। चेक कर ले, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है एनिलीन का, वो की बात। और एसिटाइलेशन पीछे आपने करवाई था, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, वही एक रिएक्शन में एसिटाइलेशन है जिसको हम एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। तो पिरिडिन की प्रेजेंस में, जैसे कि आपको बताया गया था कि पिरिडिन जो एनिलीन है उससे अच्छा बेस है, तो जी एसिटाइलेशन हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन का, उसके दो डायरेक्शंस बन गई हैं। तो बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा है, एक CO की तरफ जा रहा है, एक बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा है, एक CO की तरफ जा रहा है, एक बेंजीन रिंग की तरफ जा रहा है, एक CO की तरफ जा रहा है। अब इससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि, प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है हमारी, कि बेंजीन रिंग का जो एक्टिवेटेड नेचर था वो लेस एक्टिवेटेड नेचर की तरफ चला जाएगा। और हम ऑर्थो पैरा में से, जनरली पैरा मेजर ही होता है, तो पैरा पर अब क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करवा लेंगे और ये मोनो सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा एज कंपेयर टू टर्शरी ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही पैरा पर अटैक हुआ, हाइड्रोलाइज करके आपने अपना एनिलीन रीजनरेट कर लिया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन ऑफ एसिड एनिलाइड, इसको प्रोटेक्टेड एनिलीन भी बोलते हैं हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर है ना एसिड एनिलाइड का, इसको हम लोग प्रोटेक्टेड एनिलीन भी बोलते हैं। ये एसिड हो गया और ये एनिलाइड हो गया, जी। The lone pair of electrons on nitrogen of acid anilide interact with oxygen atom due to resonance as shown below। ये आपको दिख ही रहा है, जी, ये आपको दिख ही रहा है। तो जी, hence the lone pair of electron nitrogen is less available, और ये कम अवेलेबल रहेगा for the donation to benzene ring by resonance, therefore activating effect of NHCO CH3 group is less than that of the amino group, ठीक होगी बात। अब चलते हैं जी नाइट्रेशन की तरफ। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yields टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स। यह है दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं एनिलीन की दुनिया की बात करूं तो करना क्या है जी, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yields टेरी। एक्चुअली होता क्या है, ब्लैक कलर का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, वो कोल्टार नाम सुने ना आपने, वहां से टर्म निकली हुई है टेरी, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव। मतलब ये तो तीनों आएंगे ही आएंगे, तीनों आने तो दो चाहिए ऑर्थो पैरा, यही इसका कमाल है। इसलिए मैं इस रिएक्शन को इंपोर्टेंट पावर 23 बोलता हूं। एवोगैड्रो नंबर के बराबर इंपॉर्टेंस है इसकी। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन yields टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव्स। मोर इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम हुआ क्या जी, aniline is protonated to form anilinium ion which is meta directing। That's why besides the ortho and para derivative, significant amount of meta भी बनता है। अब देखिए ये एनिलीन है, HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है, 15 डिग्री है। तो NH2 के ऑर्थो पैरा में से पैरा 51%, ठीक है, डन है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए यार। ऑर्थो सिर्फ 2% रह गया, और जो मेटा है इस पे आपका मुंह खुल जाना चाहिए। क्या हो रहा है, मेटा प्रोडक्ट बनना अपने आप में अमेजिंग है। क्या करें भाई, हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, रिएक्शन बाय एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भाई वही पुराना प्रोटेक्टेड एनिलीन बना लो। उससे फिर तुम्हारे पास पैरा पैरा नाइट्रो एसिड एनिलाइड, फिर एनिलीन बना लो हाइड्रोलिस करके, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेन पॉइंट क्या हुआ कि मेटा डेरिवेटिव क्यों मिला,
तो मेटा डेरिवेटिव मिलने की जो सबसे बड़ी वजह है, मेटा डेरिवेटिव मिलने की जो सबसे बड़ी वजह है, एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिव, विच इज मेटा डायरेक्टिव। ठीक होगी बात। तो अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ऑर्थो मिला डन है, पैरा मिला डन है, लेकिन मेटा क्यों मिला? तो मेटा का 47% यील्ड इस रिएक्शन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल रहा है। सल्फोनेशन, एनिलीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिड बेस रिएक्शन हो गई भाई, ये तो बेस है, लुईस बेस। ये भाई साहब प्रोटोनिक एसिड है, तो इस लुईस बेस का प्रोटोनिक एसिड से रिएक्शन होकर एक सोल्ट बन गया। इस सोल्ट को जैसे ही आप 200 डिग्री आसपास हीट करते हो तो आपके पास फिर पैरा अमाइनो सल्फोनिक एसिड, जिसको सल्फेनिलिक एसिड बोलते हो, वो बन जाएगा। और सल्फेनिलिक एसिड, इसमें एक बेस ग्रुप भी है, एक एसिड ग्रुप भी है, तो एसिड बेस रिएक्ट करके एक ज्विटर आयन जैसा कि आप अमाइनो एसिड्स में बनाते हो वो बन जाना है, जैसा कि अमाइनो एसिड्स में बनाते हो वो बन जाना है। एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक। और मैं तो बोलता हूँ 12वीं क्लास आकर फ्रिडल-क्राफ्ट से डरने लगती है, 12th क्लास फ्रिडल-क्राफ्ट से डरती है। फ्रिडल-क्राफ्ट कहीं ना कहीं, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन 12वीं क्लास में आपको मिलती ही नहीं है। तो हुआ क्या जी, ये एनिलीन है, हो गया। ये आपके पास AlCl3 एक कैटलिस्ट है, तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इस एम्प्टी पी के साथ जाकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। तो इससे क्या होएगा, अगर आप मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन वगैरह करवाना चाहते हो तो आपका कैटलिस्ट ही यूज हो गया, आपका कैटलिस्ट ही यूज हो गया, आपका जो कैटलिस्ट है वो कंज्यूम हो गया, किसके साथ, विद द सबस्ट्रेट। दैट्स व्हाई वी कांट प्रोसीड, दैट्स व्हाई वी कांट प्रोसीड द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन द एनिलीन। ठीक है जी, फिनोल भी नहीं दे रहा था ऐसे ही, ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन with aluminium chloride, the Lewis acid, which is used as a catalyst, due to this nitrogen of aniline acquire positive charge and hence acts as a strong deactivating group for the further reaction, for the further reaction। लो जी देख लेते हैं इसके इंटेक्स क्वेश्चन क्या है, और यहां आपका अमाइन चैप्टर बिल्कुल एंड हो गया है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा क्वेश्चन। इथाइल हो तो 2130 का टैग मारो, बाहर निकलो। ये फिर इथाइल, यहां आपको एनिलीन भी दे रखा है, ये सबसे कमजोर हो जाएगा क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये 2 सबसे टॉप पे आ गया। उसके बाद 2310, ये मैंने बताया था आपको, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में से अच्छा श्योर है कि यही होएगा। अब बच्चा पूछेगा सर इन इथाइल इथाइल में से अगर बेंजाइल लगाओ तो फिर भी इथाइल इथाइल होंगे, क्योंकि इस फिनाइल का नेगेटिव आई नेचर भी है। चलो जी, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है जिसमें एनिलीन को आप बेसिक स्ट्रेंथ में नीचे ही रखेंगे क्योंकि इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा चुका है। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट। ये तो सिंपल सिंपल सोल्ट बन जाना है, यहां भी सोल्ट बन जाना है। आप देखिए प्राइमरी अमाइन है, HCl से रिएक्शन कर रहा है, एनिलीनियम क्लोराइड बन रहा है, ये ट्राई इथाइल अमाइन है, ये ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, राइट रिएक्शंस ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सेस ऑफ मिथाइल, वही एल्काइलेशन, तो क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा, और बेस यहां ले रखा है उसने। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल, बेंजोइलेशन हो जाएगा। राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, अगर मैं एनिलीन पर ये हरकत कर रहा हूं तो जी कुछ ऐसी हरकत हो जाएगी, तो एन फिनाइल बेंजामाइड इसका नेम हो जाएगा, एन फिनाइल बेंजामाइड। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर कोरस्पॉन्डिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H9N, तो इसको आप C3H7NH2 लिख दें, दो तो प्राइमरी बन गए, और इसके बाद एक आपके पास सेकेंडरी बन गया, और फाइनली एक ही आपके पास टर्शरी बन गया। राइट एपिक नेम्स of the isomer which are liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid, तो
ये भाई साहब एक ही है जो नाइट्रोजन लिबरेट करेगा, प्राइमरी अमाइन जिसके दो हमारे पास एन और आइसो बन रहे हैं। तो एक मतलब C3H7NH2 एक फॉर्मूला है, और इसका जो एन और आइसो फॉर्म है वो आपको नाइट्रोजन लिबरेट करके दे देगा, वो आपको नाइट्रोजन लिबरेट करके दे देगा। नेक्स्ट हमारा फोकस और टारगेट है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट पे, और अब हम इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, और इमीडिएट बाद हम एक और इसका वीडियो शूट कर देंगे जिसके अंदर हम अमाइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन को नजर मारेंगे और देखेंगे, है ना। तो जी डाइजोनियम सोल्ट आपके सामने पीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट सी से क्लोराइड हो जाएगा और एस से सोल्ट। द डाइजोनियम सोल्ट हैव द जनरल फॉर्मूला R N2X। पीछे आपको जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे थे ना, नाइट्रस एसिड से, प्राइमरी अमाइन अगर एलिफेटिक था तो उसने कार्बोक्टाइन बनाकर दे दिया, लेकिन वो एरोमेटिक था तो कार्बोक्टाइन बना नहीं पा रहा था, दैट्स वाई उसने हमें बीडीसी या बीडीएस बनाकर दे दिया, वेयर R stands for an aryl group and X stands for क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, BF4 माइनस एटसेट्रा। ठीक है जी। दे आर नेम्ड बाय सफिक्सिंग डाइजोनियम, क्योंकि दो नाइट्रोजन के लिए डाई एजो और प्लस का चार्ज है इसलिए IUM, टू द नेम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, followed by the name of anion such as chloride, hydrogen sulfate, etc. The diazonium N2 plus group is called diazonium group. डाइफो 2 मैंने बताया आपको, एजो नाइट्रोजन और ओनियम प्लस का चार्ज, फॉर एग्जांपल C6H5N2 plus Cl minus is named as benzene diazonium chloride, and benzene diazonium hydrogen sulfate is known as the benzene diazonium hydrogen sulfate. Primary aliphatic amines form highly unstable alkyl diazonium salt, primary aliphatic amine, उनका जो Rn2 plus Cl minus बनेगा, Rn2Cl minus बनेगा, ये जो R है ना, ये एक अनस्टेबल कार्बोक्टाइन बनता है, दैट्स वाई इसको अनस्टेबल कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर है, इससे स्टेबल कार्बोक्टाइन बनता है, यूं बोल सकते हैं स्टेबल। लेकिन अगर यहाँ AR, अगर आपके पास ये जैसा R ऊपर फिनाइल बताया था वो होता तो एक अनस्टेबल कार्बोक्टाइन बनता। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म एरिनियम, एरिन डाइजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल फॉर अ शॉर्ट टाइम इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, और वो भी सिर्फ 0 से 5। तो सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, अगर कहीं 0 to 5 आइस कोल्ड कंडीशन पड़ी हो, आइस कोल्ड कंडीशन पड़ी हो, तो आपको BDS ही बनाना है। स्टेबिलिटी ऑफ डाइजोनियम सोल्ट इज एक्सप्लेन्ड। अब देखो जी, ये बेंजीन है, इस पे डाइजोनियम और N पे प्लस था, तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ तो होना ही था। तो आप देखेंगे कि N और C के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, दैट्स व्हाई ये स्ट्रक्चर लो टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी पा गया है। तो रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन डाइजोनियम तो स्टेबल है, लेकिन अगर यही एल्काइल डाइजोनियम होता तो उसने अपने आप को एक कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट कर लेना था, उसने अपने आप को एक कार्बोक्टाइन में कन्वर्ट कर लेना था, क्योंकि एल्काइल का तो डाइजोनियम के साथ रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। पीछे मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हो तो उनसे हम डाइजोनियम सोल्ट बना सकते हैं HNO2 से रिएक्शन करवाकर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है जी। वैसे अगर यहाँ प्राइमरी अमाइन होता एलिफेटिक वाला तो यहाँ एल्कोहल बन जाना था, जो आपको पता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is prepared by reaction of aniline with nitrous acid at 0 to 5 degree. Nitrous acid is produced in the reaction mixture by the reaction of NaNO2HCl, जैसा मैंने बताया था, in situ production. The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as diazotization. Due to its instability, diazonium salt is not generally stored in and is used immediately after its preparation. जैसे ही बनेगा इसका कंजप्शन करवाना पड़ेगा। एक लाइन और फेमस मैं जनरली क्लासेस में बोलता हूं कि जो आपका डाइजोनियम है ये एरोमेटिक केमिस्ट्री का ग्रिगनार्ड है, जैसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मैक्सिमम कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, सिमिलरली यहां आप BDC से एरोमेटिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते
तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is a colorless crystalline solid. It is readily soluble in water. ये डाइजोनियम है, प्लस माइनस है, पोलर है, एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट्स विद वाटर व्हेन वार्म्ड। जब इसको थोड़ा सा भी हीट करोगे, 0 से 5 से ऊपर लेकर जाओगे, तो ये भाई साहब अपने आप को डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। डिकम्पोजेस इजिली इन द ड्राई स्टेट। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल, भाई साहब वो तो पानी में भी नहीं घुलते। इसकी बात कर रहा है जो बोल्ज शिमान रिएक्शन होकर आपको फ्लोरोबेंजीन देगी। ये है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसोल्यूबल, पानी में वाटर इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुलता, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शंस की बातें कर ले। द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें ये हट जाएगा, एंड बी रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइजो, डाइजो ग्रुप टिका रहे, डाइजो ग्रुप टिका रहे। केमिस्ट्री वाले सर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और पिछले जब से हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ाई है अपने चैनल पर, हमारे पास 1100 से ऊपर सब्सक्राइबर जुड़े हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लाइव हम यहाँ क्वेश्चंस करते रहते हैं। अभी मैं आज लाइव करूंगा, आज डेट है हमारे पास 10 अप्रैल 2022। आज मैं एक लाइव करूंगा जिसमें एस ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप 1 है उसको सिंगल शॉट 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अंदर हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इनऑर्गेनिक फ्रॉम एनसीईआरटी, गलती से भी मत भूलो इस बात को, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, डाइजोनियम ग्रुप बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, एन पर प्लस है भाई, जितना प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, दैट्स व्हाई बिकम्स अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स लाइक क्लोराइड, bromide, iodide, cyanide, hydroxide, which displace nitrogen from the aromatic ring. The nitrogen formed escapes from the reaction mixture as a gas. The nitrogen formed, clear, escape वो उसका ड्राइविंग फोर्स भी है, वो उसका ड्राइविंग फोर्स भी है। अब थोड़ा सा हम एक पीछे चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है आपके पास हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स बनाने के तरीके में आपके पास गेटरमन्स रिएक्शन, इसके अलावा सेंडमेयर रिएक्शन, उसी का नाम यहां लिखने वाले हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड। न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजीली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग इन द प्लेस ऑफ कॉपर प्लस आयन, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ। तो हुआ क्या जी, Cu2Cl2, Cu2Cl2 लेकर हम चलते हैं, इसको हम सेंडमेयर रिएक्शन कहेंगे। तो क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, साइनोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन ग्रुप यहां से रिमूव हो गया। बस यही इसका फंडामेंटल है। जबकि नाइट्रोजन ग्रुप का यहां से निकलना, डाइजोनियम ग्रुप का निकलना बड़ा ही आसान है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को रिमूव करना बड़ा ही आसान रहता है, बस Cu2Cl2, Cu2Br2, Cu2Cn या Cu2Cn होल ट्वाइस। तो ये साइनोबेंजीन बन गया है। ऑल्टरनेटिवली इस सेंडमेयर की जगह पे आप गेटरमन रिएक्शन भी करवा सकते हैं। आप हेलोरीन का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है एक अप्रोक्सीमेट 1.25 घंटे का, उसमें जाकर आप झांक सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली क्लोरीन और ब्रोमीन कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बेंजीन रिंग बाय treating the diazonium salt solution with the corresponding halogen acid in the presence of copper powder. This is referred as Getterman's reaction. तो यहां आपके पास कौन है जी, BDC, CuHCl, CuHBr, ब्रोमोक्लोरोबेंजीन, और ये नाइट्रोजन बाहर हो गई है जो कि एक ड्राइविंग फोर्स की तरह इस रिएक्शन में काम करता है। द यील्ड इन सेंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर। ये एक अच्छी लाइन है जिसको आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कॉपी में रखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी, नीट और बोर्ड पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा ले तो सेंडमेयर की यील्ड बेटर है। अब क्यों है इसका कोई एक्सप्लेनेशन यहां मेंशन नहीं है कि सेंडमेयर की यील्ड गेटरमैन से बेस्ट क्यों है, बस बेटर है। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड, अब आयोडाइड से रिप्लेसमेंट करवा दे। आयोडीन इज नॉट इजीली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, but when the diazonium salt solution is treated with Ki, जैसा कि फिंकलस्टीन में हमने किया था, आयोडोबेंजीन बनने वाली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड Ki के साथ, और ये आयोडोबेंजीन आपका बन गया KCl और नाइट्रोजन बाहर हो गया। ठीक है जी।
रिप्लेसमेंट बाय द फ्लोराइड आयन। ये बोल्शमान रिएक्शन है, नाम नहीं दिया गया यहाँ। व्हेन एरीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड, HBF4 को फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। जैसा कि ऊपर बताया था कि पानी में नहीं घुलता है। एरीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेटेड विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू यील्ड द अराइल फ्लोराइड। ये BDC है, ये HBF4 है। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम BF4 माइनस बनेगा, ये फ्लोरोबेंजीन बनेगा, BF3 है। ठीक है जी, और नाइट्रोजन बाहर निकल गए, दोनों स्टेबल कंपाउंड बाहर हो गए। ये 2021 में नीट के पेपर में पूछा गया रिडक्शन, रिप्लेसमेंट बाय H सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक H3PO2, फोस्फेनिक एसिड बोलते हैं जिसको आप लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 15 में आपको बताया गया था, इथेनॉल। जी, और इथेनॉल रिड्यूसेस डाइजोनियम सोल्ट टू एरीन। इसके अलावा ग्लूकोज, फोस्फेनिक एसिड, इथेनॉल, ग्लूकोज टू एरीन एंड देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फोरस। ये भाई साहब खुद H3PO3 में, ये भाई साहब खुद इथेनॉल में, और ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फास्फोरस इथेनॉल। क्योंकि खुद का अगर ऑक्सीडेशन होगा तभी तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे ना। तो ये 2021 के नीट के पेपर में पूछा गया, नीट के पेपर में पूछा गया। लो जी, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, H3PO2 है, पानी के साथ रिएक्शन, ये बेंजीन बन गया, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस एसिड HCl, ये डाइजोनियम, ये इथेनॉल, ये एरीन, ये नाइट्रोजन, ये इथेनॉल, ये HCl बाहर हो गया। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सीधा सीधा हाइड्रोलाइज करवाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ऊपर चला गया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पानी के साथ उसी रिएक्शन में जो HNO2 वाली रिएक्शन थी फिनोल बना लेगा। If the temperature of the diazonium salt solution is allowed to rise to 83 Kelvin, 10 डिग्री से ऊपर अगर हो गया तो सोल्ट गेट हाइड्रोलाइज्ड टू द, अब नाइट्रो ग्रुप से अगर चेंज करना है, when डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये फ्लोरोबोरेट एक नया BDS बन गया, इसका NaNO2 से रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। Na2 में नाइट्रोनियम ग्रुप, NO2 ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप, NO माइनस है यहाँ, Na प्लस NO माइनस, डायजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NO2, ये नाइट्रोबेंजीन बन जाने वाला है। अब नाइट्रोबेंजीन से चक्कर वापस घुमा लो, नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में बदलेगा, एनिलीन से फिर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बन सकता है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो, अभी तक तो डाइजो सिर्फ आपने हटाया हटाया, डाइजो ग्रुप को सिर्फ हटाया हटाया, अब आप डाई एजो ग्रुप को मेंटेन रखने की रिएक्शन पढ़ेंगे। बात करते हैं जी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग, एजो प्रोडक्ट्स obtain have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through n double bond। एजो कंपाउंड्स जहां दो बेंजीन रिंग एंड डबल बॉन्ड एन के थ्रू जुड़ी रहेंगी। एजो प्रोडक्ट्स obtained have an extended conjugate system having both the aromatic rings joined through the n double bond n। These compounds are often colored and are used as dyes, जिनको हम कलर्स की तरह, डाइस की तरह यूज करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल, जैसे ये फिनोल है आपके पास, ये BDC है आपके पास, तो ये HCl यहाँ रिमूवल हो गया, और ये आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल in which the phenol molecule at its para position is coupled with the diazonium salt para hydroxy azobenzene। This type of reaction is known as coupling reaction। Similarly, the reaction of diazonium salt with aniline, ये आपके पास एनिलीन है जी, ये BDC है, ये आपके पास एनिलीन है, तो ये HCl बाहर हुआ एंड देन आफ्टर पैरा अमाइनो डाई एजोबेंजीन या एजोबेंजीन बन गया है। बड़ी सिंपल सी बात है, दो कलर बन गए, इसको हम एनिलीन चैप्टर एज वेल एज फिनोल चैप्टर में भी पढ़ते ही हैं। अब नेक्स्ट टास्क है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सोल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स फ्रॉम द अबव रिएक्शंस। इट इज क्लियर दैट द डाइजोनियम सोल्ट्स आर वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोडक्शन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, OH, नाइट्रो ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग।
Aryl fluoride iodide can't be prepared by direct halogenation. The cyano group can't be reduced by nucleophilic substitution, can't be introduced by nucleophilic substitution chlorine in chlorobenzene, but cyanobenzene can be easily obtained from the BDC. The replacement of diazo group by other groups is helpful in the preparing those substituted aromatic compounds which can't be prepared by direct substitution in benzene or substituted benzene. तो वही कि साइनोबेंजीन डायरेक्ट नहीं बन सकता, एसेंस से इससे बनाया जा सकता है. अब उसने कहा जी 4 नाइट्रोटोलुइन, 4 नाइट्रोटोलुइन, हाउ विल यू कन्वर्ट 4 नाइट्रोटोलुइन टू 2 ब्रोमोबेंजोइक एसिड. ये 4 नाइट्रो आपके पास टोलुइन है, ब्रोमिनेशन करवाया, ये तो मेटा और इसके ऑर्थो पे हो गया, रिडक्शन करवा दिया, NH2 BDC बना दिया, बिल्कुल ठीक है. BDC का हाइड्रोल यहाँ रिडक्शन करवा दिया, ये भाई सब गायब हो गया, H आ गया. देन आफ्टर इस मिथाइल का ऑक्सीडेशन करवाकर COOH में कन्वर्ट कर लिया गया है. 3 मिथाइल एलिनीन, 3 मिथाइल एनिलीन, यहाँ मिथाइल लिखते या एनिलीन लिखते. 3 नाइट्रो, टोलुइन पे आना है. क्या करें भाई, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो सकता है BDC बनाकर, आसान काम है. नाइट्रो ग्रुप का NNO2 से अपने इंट्रोड्यूस करवाई था. एनिलीन इंटू 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, तो पहले तो आप एनिलीन का ही ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवा दें, ये भर जाएंगे, उसके बाद BDC और फिर रिडक्शन करवा दें. Aniline amines can be considered as derivatives of the ammonia obtained by replacement of hydrogen atom with alkyl or aryl group. Replacement of one hydrogen atom of ammonia give rise to the structure of the type RNH2 known as primary. Secondary amines are characterized by a structure R2NH, RNHR and tertiary amines by R3N. R पे 3 अलग अलग NB, N पे 3 RR भी हो सकते हैं अलग अलग टाइप के ना. Secondary and tertiary amines are known as simple amines if the alkyl or aryl group are the same, and mixed amine if the groups are different, like ammonia. All the 3 types of amines have one unshared electron pair on nitrogen atom, due to which they behave as Lewis base. Amines are usually formed from nitro compounds, halides, amides, imides, etc. They exhibit hydrogen bonding, which influence their physical properties. In alkyl amines, a combination of electron releasing steric and H bonding factor influences the stability of substituted ammonium cation in polar protic solvent and thus affect the basic nature of amines. Alkyl amines are found to be stronger bases than ammonia, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और aromatic weak है, aromatic comparatively weak है. तो अब क्वेश्चंस के अलावा बस ये हल्की सी आपके पास थ्योरी बची हुई है. देन अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमाइंस आर गवर्न्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ अनशेयर्ड. जैसे मैंने आपको बताया, दो ही टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं, या तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो जाए या फिर आपके पास नाइट्रोजन का H चला जाए. इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एट द नाइट्रोजन एटम on the type of reaction and nature of product is responsible for the identification and distinction between primary, secondary, tertiary amine. Paratoluene sulfonyl chloride Hinsberg reagent is used for the identification of primary, secondary, tertiary amines. Presence of amino group in aromatic ring enhances reactivity of aromatic amines. Reactivity of aromatic amine can be controlled by acylation, जिसको protected aniline हमने बोला था. But treating with acyl chloride in acetic anhydride, tertiary amine like trimethylamine are used as the insect attractor. ये देखो नई बात आ गई ना, वहां नहीं लिखा इन्होंने थ्योरी में. Trimethylamine attract the insects. Aryl diazonium salt, usually obtained from arylamine, undergoes replacement of the diazonium group with a variety of nucleophile to provide advantageous methods for producing aryl halide, cyanide, phenol, arene by reductive removal of the diazo group. Coupling reaction of aryl diazonium salt with phenol or arylamine gives rise to the formation of azodice. Azodice जहां कलर है, चाहे पैरा अमाइनो फिनोल है, चाहे फिर आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है या पैरा अमाइनो एजोबेंजीन है. तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का एक 4th वीडियो बनाते हैं. इस 3rd वीडियो को आप तसल्ली से देख लें और केमिस्ट्री वाले सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.